કલ્પના કરો કે સવારે ઉઠીને તમે જ્યારે ઓફિસે જવા માટે ઘરનો ઉંબરો ઓળંગો છો ત્યારે તમારું સ્વાગત લાલ જાજમથી નહીં પણ ઉભરાતી ગટરના કાળા પાણી અને ગંદકીના ગંજથી થાય છે. નાક ફાટી જાય તેવી તીવ્ર દુર્ગંધ તમારા ફેફસામાં ભરાય છે. કદાચ એસી ગાડીઓમાં ફરતા નેતાઓને રાજકારણીઓને આની કલ્પના પણ નહીં આવે, એટલે જ અમે આ વિઝ્યુઅલ્સ બતાવ્યા છે. આ નરક જેવી સ્થિતિ કોઈ અવાવરું ગામડાની નથી. આ દ્રશ્યો છે સ્માર્ટ સિટી અને મેગા સિટી કહેવાતા આપણા અમદાવાદના, જ્યાં લોકો કોર્પોરેશનને ટેક્સ તો ભરે છે પણ બદલામાં તેમને મળે છે માત્ર રોગચાળો અને તંત્રની લાપરવાહી. વટવામાં સરકારે ગરીબ આવાસ યોજના હેઠળ ઘર તો આપ્યા પણ જીવવા જેવી સુવિધા આપવાનું કદાચ બજેટમાં ભૂલી ગયા. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે. નમસ્કાર, નવજીવનથી હું છું આપની સાથે મિલન ઠક્કર. હિન્દી ફિલ્મ ટોયલેટ એક પ્રેમ કથાનો એક કરુણ ડાયલોગ છે. જબ તક સમસ્યા નિજી ન હો કોણ લડે કોણ હલ નિકાલે. પણ અહીં સવાલ એ છે કે જ્યારે સમસ્યા હજારો લોકોની નિજી હોય ત્યારે તંત્ર કેમ બહેરું થઈ જાય છે. આ વસાહતમાં રહેતા લોકો કોઈ બંગલા કે લક્ઝરી કાર નથી માગતા. એમની માગ તો બહુ મામૂલી છે, જે બંધારણે દરેક નાગરિકને આપી છે: પીવાલાયક શુદ્ધ પાણી, ગટરનો યોગ્ય નિકાલ અને શ્વાસ લઈ શકાય તેવું વાતાવરણ. શું 21મી સદીના ભારતમાં આ માંગણી કરવી એ ગુનો છે? ત્યાંના રહીશની આપવીતી સાંભળીને તમને થશે કે આપણે કયા યુગમાં જીવી રહ્યા છીએ. हम लोग मणिनगर रेलवे स्टेशन के बाजू में रहते थे, 50 बरस से रहते थे. वो 50 बरस से पूरी बस्ती है ना, ये सारी, ये भी और वो लोग भी, ये पूरी बस्ती वहाँ मणिनगर में रहते थे. 50 बरस से रहते थे. तो कॉरपोरेशन वाले कभी नोटिस तो एक ही टाइम दिया, कभी नोटिस ही नहीं दिया. बुलडोजर लाते और फिरा देते थे, सब छपरे तोड़ देते थे, सब खटिया बिटिया बर्तन भांडा सब उठा के इधर उधर फेंक देते थे. कितना टाइम इन लोगों ने वहाँ बुलडोजर घुमाया. तो देवी सर, जो श्री गणेश देवी सर है, बड़ौदा में रहते थे जब, अभी तो वो चले गए कर्नाटक में. उनको खबर लगी कि भाई वहाँ ये घुमतू जाति के लोग, घुमतू जाति के मतलब वो लोगों को मतलब तकलीफ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ रही है. वो लोगों ने हमारा साथ दिया. तो उन्होंने दक्षिण भाई को हमारे पास भेजा. दक्षिण भाई हमारे पास आया, बातचीत की, तो उसको हमने सब प्रॉब्लम बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है. और हम लोग कोई वो चोरी छिनाली तो करते नहीं है, गरीब हैं, धंधा पानी करने वाले आदमी हैं और अपना कोई गलत काम नहीं करने वाले हैं. वो दक्षिण भाई को सब समझाया हमने. तो दक्षिण भाई ने देवी सर से बात करके बोला इन लोग की कहीं व्यवस्था कराओ, इन लोग की कहीं व्यवस्था कराओ. और व्यवस्था नहीं हुए जब तक इनको यहीं रहने देने का. तो देवी सर ने मिल के दक्षिण भाई को बोल के सुप्रीम कोर्ट में केस रखा. 14 बरस तक 2004 से मतलब केस चालू है. मतलब 14 बरस तक ये दक्षिण भाई, रोक्सी भाई, कल्पना बहन, इन लोगों ने हमारे लिए भाग दौड़ करके और ये मकान हम लोग को दिलाए. ये मकान हम लोग को दिलाए. सुप्रीम कोर्ट से केस जीते. केस जीत के वो फाइल ला के दिए हमको. बोले ये तुम रखो, कोई भी अभी तोड़ने के लिए तुम्हारे पास आवे तो पहले ये दिखाने का. वो मनाही हुक्म लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली से. तो आए तोड़ने के लिए राजेश से. मणिनगर 4 रास्ते पे, वो क्या नाम था उसका, वो नाम तो मैं भूल गया, असिस्टेंट कमिश्नर. हम बोला साहब एक टाइम हमारी बात सुनो पहले, फिर बाद में तोड़ना. आप क्यों तोड़ रहे हो? हम खुद तोड़ के चले जाएंगे. आप हमारी कहीं व्यवस्था कर दो, मकान दे दो. मकान नहीं तो कहीं ऐसा फ्लैट बता दो, हम हमारा छपरा विपरा बांध के हमारे बच्चों के साथ में वहाँ रह लेंगे. बोले नहीं, तुम जहाँ से आए वहाँ चले जाओ, तुमको 1 इंच भी जगह मिलने वाली नहीं है यहाँ के बदले में. तो फिर मैं बोला सुनो आप एक टाइम हमारी बात सुनो. तो मुकेश के पास रखा था फार्म, वो केस पेपर लाके उसको दिखाया तो वो उसको तो पसीने छूट गए वो असिस्टेंट कमिश्नर को. और बोले तो सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आए हैं. तो
नहीं तोड़े हम लोग को, सब बुलडोज़र भगा दिए, बोले सब भाग जाओ, कोई भी यहाँ नहीं रहने का, समझे न। फिर बाद में वो साहब ने हमसे बातचीत की, बोले तुमको ये कैसे तुम ये केस जीत के आए। तो हमने उसको सब कहानी बताई, भाई देवी सर, श्री गणेश देवी सर है, उन्होंने हमारे लिए लड़त लड़ी और हम लोग के लिए ये सब उन्होंने किया है। तो पेपर के वजह से किसी ने तोड़ा नहीं, लेकिन वो तो वहाँ से उनको हटाना था हम लोग को, तो ये जगह उन लोगों ने पास करके हमको यहाँ भेज दिए। यहाँ भेज दिए 2016 में आए कि 17 में आए हम। और ये मकान 10 साल पहले बने ले, 2000 हम आए उससे 10-15 साल पहले से बने ले हमारे को यहाँ भेजा है, मन उसके 10 साल पहले मकान बने ले। और कुछ म्यूनसिपाल्टी की कोई स्कीम थी कि भाई पैसा भरना पड़ेगा, तो एक 7,800 रुपये की पर्ची भरा है और एक 15,000 की, वो पैसे हमने भरे। उसके बाद में हमारा कब्जा पोत दिया और यहाँ हम रह रहे। और यहाँ रहने के आने के बाद में 1 साल तो मतलब यहाँ पे हम बहुत व्यवस्थित से रहे, कोई बात की कोई तकलीफ नहीं हुई, पानी वानी की व्यवस्था अच्छी थी। खाली एक लाइट का प्रॉब्लम था हमारे को, तो लाइट भी हमारे को 6-7 महीने लगे मीटर लगाने के लिए, तो मीटर भी हमारे आ गए व्यवस्थित, मीटर सब चल रहे थे। पर 1 साल के बाद के अंदर जो हमारे वो रहने की ऐसी तकलीफ पड़ी कि आज हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए भी तकलीफ में पड़ रहे, और हमारे लेडीज़ लोग काम काज करने जाने के लिए, आदमी लोग धंधे पानी पे जाने के लिए भी तकलीफ पड़ी। एक तो जो पानी की टांकी जो लोगों ने बनाया कि भाई ये पानी की टांकी में से हर घर पे नल जाएगा पीने का पानी, तो वो 1-1.5 साल चली, उसके बाद में भी वो ब्लॉक हो गई। तो उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं कर। हमने बहुत जगह पे हम, जैसे हमारा दक्षिण भाई है और छारा नगर के मतलब आतिश भाई है, कल्पना देन दीदी है, जो हमारे लिए मकान के लिए, हमारे रहने के लिए इतनी बड़ी वो लोगों ने जंग लड़ी और वो सुप्रीम कोर्ट तक जंग लड़ के हमारे को यहाँ पे शिफ्ट करा। वो लोगों ने, हमने रिक्वेस्ट करा तो वो लोगों ने भी हमारे लिए बहुत कुछ भागा दौड़ी करी, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आज इस तरह की परिस्थिति में हम पड़े कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। उसका कारण कि सुबह उठते तो हमारा निकलने की, हमारे 4 माड़े जो मकान हम रह रहे उसमें से बाहर निकलने के लिए भी हमारे को बहुत सी तकलीफ झेलने पड़े, वो आप देख सकते हो। क्योंकि इसके बाद में, इसके पहले भी हमारे से बहुत से इंटरव्यू हो चुके और हमने दिए, पर इंटरव्यू का भी कोई मतलब नहीं है। हम क्या करें, मजबूरी हमारी देना पड़ता हमारे को। इंटरव्यू भी वहाँ जाता है तो सरकार है देखती है, नहीं भी देखती है, क्योंकि हमारे से भी बड़े से बहुत से बड़े लोग हैं जो उनकी नहीं सुनते, तो हमारे जैसे गरीब की क्या सुनेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप हमारा जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं अच्छी तरह से म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन में ये बताओ कि भाई ये भी कोई एक इंसान है, ये भी कोई हिंदुस्तान के नागरिक है, इनके भी बच्चे की कोई भविष्य बनने वाली। अगर इस तरह हमारे पर कोई ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे की कोई भविष्य बनने वाली नहीं। अच्छी व्यवस्था से वो रहेंगे, अच्छे बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, पर क्या करें, थोड़ी बहुत उसके अंदर सरकार की भी तो थोड़ी व्यवस्था होना चाहिए कि भाई आप उनको यहाँ रख रहे तो उनको कोई बात की तकलीफ नहीं पड़े, इनके बच्चे व्यवस्थित स्कूल में जावे, व्यवस्थित पढ़े लिखे, कोई बड़े बने। हमने हमारी ज़िंदगी फुटपाथ में निकाल दी, ऐसी सड़ी सी जगह के अंदर जो इंसान खड़े नहीं रह सकते, हम वहाँ रह रहे। तो हम हमारे बच्चे को उस तरह से थोड़ी देखना चाहेंगे कि भाई हम उनको भूखा रह के हमारा पेट काट के उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको अच्छा बनाएंगे और अच्छी વ્યવસ્થિત જગ્યા वो रहेंगे। તમે આમની આંખોમાં જોયું તો એ આંખોમાં ઘર મળ્યાનો આનંદ નથી, પણ ગમે ત્યારે ઘર માથે પડશે એની ફાળ છે। રામુ કાકા અને તેમના જેવા સેંકડો પરિવારોએ વર્ષોના સંઘર્ષ પછી એક ઘર મેળવ્યું હતું, પણ એ ઘર હવે શ્રાપ બની ગયું છે। મકાનો એટલા જર્જરિત છે કે દિવાલો જાણે મોતનો સાદ દઈ રહી છે। પણ આશ્ચર્યની વાત તો હવે આવે છે। શ્યામભાઈ જે વાત કરી રહ્યા છે તે સાંભળવા જેવી છે। આ જર્જરિત વસાહતોની બિલકુલ બાજુમાં વિકાસની સુપરફાસ્ટ ટ્રેન એટલે કે બુલેટ ટ્રેન દોડવાની તૈયારીમાં છે। यहाँ पर हम लोग 2017 में आए हैं और 2017 में आने से लेकर आज 2026 चल रही है। तब से लेकर आज तक हम लोगों को यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रेनेज की है। यही सिर्फ हमारे 4 मालिया में नहीं है, ये जितनी भी जो 4 मालिया बनी हुई है वटुआ साइड में, जितनी भी 4 मालिया है, ये ड्रेनेज की लाइन वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमने कई बार एएमसी में कंप्लेंट्स की, कई बार काम भी करवाया, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से काम नहीं हुआ। ड्रेनेज की प्रॉब्लम ये सालों साल से आज तक ये चलती आ रही है, जिसकी वजह से ड्रेनेज की लाइन की वजह से, चौकअप होने की वजह से क्या हुआ कि हमारी बिल्डिंग के चारों तरफ एक तालाब बन गया है और इस तालाब में ये बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं।
और बिल्डिंगों का जो ये 8-9 साल जो हम लोग रह रहे हैं, ये ड्रेनेज का जो पानी है ये पूरी बिल्डिंगों के नीचे है। आज भी ये बिल्डिंगें जो है इस पानी के ऊपर यहाँ खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि नीचे जो बिल्डिंगों की जो नींव है, ये नींव पूरी गल चुकी है। गलने की वजह से ये बिल्डिंगें जो है कभी भी जो ये गिर सकती हैं। और अगर एक बिल्डिंग भी गिरी तो एक बिल्डिंग में 32 मकान हैं। एक घर में कम से कम 8-10 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी, इस तरह से एक परिवार के लोग हैं, जिसकी 32 रूम में जितनी ये एक बिल्डिंग गिरी तो ये पूरी की पूरी मौत हो जाएगी, और एक बिल्डिंग गिरी तो ये सारी बिल्डिंगों का गिरना तय है। કેવો અદ્ભુત વિરોધાભાસ છે। એક તરફ નવા ભારતની ચમકતી બુલેટ ટ્રેન દોડતી હશે અને બીજી તરફ આ જૂના ભારતના મકાનો કાંપતા હશે અને ગરીબો ગંદકીમાં સબડતા હશે। એ ધ્રુજારીથી આ ગરીબોના આવાસ ક્યારે જમીનદોસ્ત થઈ જશે એનો કોઈને અંદાજ નથી। શું આપણો વિકાસ માત્ર પાટા પર જ દોડશે? પાટાની બાજુમાં કાદવમાં સબડતા બાળકોનું શું? બાળકોને આપણે ભગવાનનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ, પણ વટવાની આ ગલીઓમાં એ ભગવાન ગટરના પાણીમાં રમી રહ્યા છે। જ્યારે શહેરના બીજા છેડે રિવરફ્રન્ટ અને અટલ બ્રિજ પર સેલ્ફી લેવાતી હોય, ત્યારે અહીંના બાળકો પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનમાં ભળતા ગટરના પાણી સામે જંગ લડી રહ્યા છે। આ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણનું શું? ચિત્રાબેનની વાતોમાં જે લાચારી છે એ તંત્ર માટે લપડાક સમાન છે। जय हिंद। मेरा नाम चित्राबेन अनिल कुमार बैरागी बावा है और मैं बैरागी समाज की महिला मंडल की प्रमुख हूँ। जो मैं अपने महिलाओं के लिए और अपने समाज के लिए और यहाँ पे डग्गर, राजभोई, देवी पूजक, बैरागी सभी के लिए काम करती हूँ। और मेरा काम है कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलता है, वैसे ही थोड़ी सी स्वच्छता हमारी ओर भी देखी जाए और उसमें अमल किया जाए। तो उसके लिए मैं बात करती हूँ। जो हमारे यहाँ कारपोरेशन वाले साहेब है, गिरीश भाई पटेल बहुत अच्छे इंसान हैं, और सुशील भाई वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हर वक्त और हर दर हम जाते हैं उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेके, और वो समस्या का समाधान भी करते हैं। और हम जब जब बुलाते हैं वो जब खड़े रह के हमारे यहाँ काम काज करवाते हैं। पर उसका भी एक कारण है। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है गटर लाइन की। जो गटर का पानी है वो पीने के भी पानी में मिल जाता है, और ये मिला के तो 4 बार हमारे यहाँ, तीसरी बार काम हो चुका है गटर लाइन का, लेकिन वो पूरी चौकअप हो जाती है। अब जो हमारे यहाँ गिरीश भाई पटेल है और सुशील भाई, उन्होंने अभी चौथी बार फिर से गटर लाइन का काम चालू कराया है, जो काम अभी चालू है। अभी हमारे यहाँ तक के गटर 3 चैम्बरें हो चुकी है, और कचरा साफ करने के बाद में हमारे यहाँ तक के आएगी गटर लाइन। लेकिन आप लोगों से मेरी एक निवेदन और एक प्रार्थना करती हूँ कि हम जैसे देशवासी हैं, हम भी भारत के रहने वाले हैं, और हम अपनी समस्याओं का समाधान अगर आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहने जाएंगे। हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चों का भविष्य है। जो अंधकार में हमने अपना जीवन व्यतीत किया है वो हमारे बच्चों को ना करना पड़े। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षा तो सभी के लिए है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हो, पढ़े लिखे, और हमारे यहाँ के ही बच्चे कुछ आगे चल के अच्छा कोई काम करें। और ये सभी माँ बाप की इच्छा होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि गंदगी के कारण और पानी रुकने के कारण हमारे बच्चे दरातर बीमार पड़ जाते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते और उनकी पढ़ाई रुक जाती है। हम रोजगारी करते हैं, मेहनत करते हैं, सिर्फ सुबह जागते हैं ये सोच के कि कल हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देना है। हम अपनी तरीके से अपनी जवाबदारी पूरी निभाते हैं, पर क्या ये ज़रूरी है कि हमारे साथ साथ आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए ना कि हम भी देश के नागरिक हैं। अगर थोड़ी रहम दिल करके अगर आप हमारी ओर देखो तो आपको बहुत सी परेशानियां हमारे ये 4 माड़िए में दिखेगी। जो यहाँ पे बैरागी, राजभोई, डग्गर और देवी पूजक के समाज के लोग रहते हैं, और इसमें कितने सारे लोग हैं कि जो ये सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। आजकल तो खाने की बात तो दूर है, हमको पानी भी पीने के लिए सोच विचार के पीना पड़ता है, क्योंकि पानी में भी जंतु पड़ गए हैं। चलने में बच्चों के पैर में जंतु आते हैं, काटते हैं, बच्चे एडमिट हो जाते हैं। पीने के लिए पानी देखो तो उसमें कभी कभी जंतु आ जाते हैं, क्योंकि गटर लाइन और पानी की लाइन टूटने के कारण मिल चुकी है। हमको साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा है, और
बच्चे भी अच्छी तरीके से रह नहीं पा रहे हैं। तो आपसे तो मेरी एक ही विनती है कि जो 3 बार गटर लाइन का काम चालू हुआ है, चौथी बार ऐसा करो सर कि जो हम लोगों को कभी दिक्कत ना पड़े और कभी करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि ये काम में आपका भी टाइम जाता है और हमारा भी जाता है और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी रुकती है। और दूसरा एक कारण है कि हमको यहाँ से जाना तो नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि परेशानी ऐसी चीज़ है कि इंसान को वहाँ से निकल के कहीं और जाना पड़ता है। पर यहाँ हम एक नहीं जाते हैं, हमारे घर में 4 बच्चे भी हैं, उनका भविष्य भी हमारे साथ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई 2017 से यहाँ पे होती है। शीतल सौरभ हो गया, यहाँ सब बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं। म्यूनसिपाल्टी स्कूल है, वहाँ पे भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ से आप हमको निकालो वहाँ वहाँ हमारे बच्चों की पढ़ाई रुके। सबसे बड़ा नुकसान हम जैसे लोगों को होता है और हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी होता है, जो कल चल के आप या कोई और बड़ी पोस्ट के इंसान बन सकते हैं। क्योंकि शिक्षा धन ऐसा है, धन है कि जो छोटा बड़ा नहीं समझता है, वो खाली अपनी तरक्की और उन्नति पे ध्यान देता है। तो मेरी आपसे यही विनती है, अगर हमको यहाँ रखना है तो आप यहाँ पे साफ़ सुथरा करके और अच्छी व्यवस्था करके हमको यहाँ दो, क्योंकि हमको यहाँ से जाना भी नहीं है। और इसके लिए आप लोगों को मैं और तह दिल से प्रार्थना करके कहती हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ की साफ़ सफाई, गटर लाइन सर ऐसा करो कि अब दोबारा हमको दिक्कत ना पड़े और हमारे बच्चों को भी पड़े ना। जय हिंद, जय भारत। મિત્રો, અમદાવાદ માત્ર સાયન્સ સિટી, શોપિંગ મોલ્સ કે શણગારેલા રિવરફ્રન્ટથી નથી બનતું. અમદાવાદ એ ગરીબના ઘરથી પણ બને છે જે ટેક્સ ભરે છે. તંત્રને ટુરિઝમ વિકસાવવામાં જેટલો રસ છે એટલો રસ જો આ ગટર લાઈનો રિપેર કરવામાં હોત તો આજે ચોથી વાર એકની એક લાઈન નાખવી ન પડી હોત. શું આ તંત્રની લાપરવાહીની ગંધ ગટરની દુર્ગંધ કરતાં પણ વધુ તીવ્ર નથી? જે ડ્રેનેજ લાઈન 3 વાર ફેલ ગઈ એની તપાસ કોણ કરશે? કે પછી ચાલશેની નીતિમાં જ આ વસાહતોને ડૂબાડી દેવાશે? અંતમાં સત્તાના સિંહાસન પર બેઠેલા સાહેબોને એટલું જ કહેવાનું કે આ 2,500 ઘરો માત્ર ગરીબ આવાસ નથી, એ 5,000 વોટોનું પાવર હાઉસ પણ છે. ચૂંટણીના સમયે જ્યારે તમે હાથ જોડીને અહીં આવશો ત્યારે કદાચ આ ગટરનું પાણી તમારા રસ્તામાં પણ આવશે. ટેક્સના પૈસા તો તમે વસૂલ્યા, હવે થોડીક માનવતા અને પાયાની સુવિધાઓ પણ વસૂલ કરી આપો. આ અહેવાલમાં બસ આટલું જ. મને અને મારા સાથી શહાદત મંસૂરીને રજા આપો. જોતા રહો નવજીવન ન્યૂઝ. નમસ્કાર.